वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, आज हम आपको भारत का असल चेहरा दिखाते हैं, कैसे अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर जो है बात करते हैं, कहते हैं कि हम जैसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं है, मगर असल हकीकत उनकी क्या है। असल हकीकत जो आपने देखा पिछले दिनों एक क्लिप जो है बहुत वायरल हुआ है और बहुत से लोग हैं उन्हीं के हलकों में, उन्हीं के मुल्क में भी जो है बातें हो रही हैं कि क्या एक वजीर आला जिसका नाम नीतीश कुमार था, उसको एक मुसलमान खातून का निकाब खींचने के लिए कहा गया था, या कि प्रोपेगेंडा था, या इसके पीछे कोई और मुहरकात है। ऐसा क्यों हुआ? इतना कितना कि धड़क से उन्होंने बेबाक होकर एक खातून को पहले इशारे किए, उसके बाद कहा कि निकाब उतारो, और जब उसने नहीं उनकी बात सुनी, इस चीज को नजरअंदाज किया, तो उन्होंने ये ना कि जोर आजमाई की और एकदम से उन्होंने निकाब जो है वो खींच डाला। तो इसके ऊपर जो है बहुत से हलकों में बहुत सी बातें हो रही हैं। अच्छा, ऐसी बातें तो होती रहती हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि किसी मुसलमान औरत को हक है कि कोई एक हिंदू आदमी जो है उसका निकाब उतारे। पता है कि मजहब में जो है ये चीज़ जो है वो पाबंद है इसकी और करने की, और ये वैसे भी हर इंसान के अपने ऊपर है, कोई निकाब लेता है, कोई निकाब नहीं लेता, कोई पर्दा करता है या नहीं करता। तो भारत जो है वैसे ही कहता है कि हमारे यहाँ 50 से ज़ायद मजहब जो हैं वो यहाँ जन्म लेते हैं और हर इंसान को अपनी आज़ादाना तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुजारने का हक है। क्या ये खाक हक है? ये हक आपने दिया कि आपने जो है कहते ना कि तासुब अंदाजी जो है वो की है, आप लोगों की तासुब सोच जो है वो सामने आई है, और ये वाक़या जो है किसी खला में पेश नहीं आया। इसकी फ़ौरन बाद सामने आए दीगर वाक़यात, जैसे अभी गुज़श्ता रोज़ ही एक फिल्मी तकरीब में अदाकारा निधि अग्रवाल का हजूम के हाथों महसूर हो जाना। मतलब कि चलो मुसलमान खातून के साथ आपने किया जो किया, आपने अपने ही जो अदाकारा उसके साथ क्या किया, और ये कि इसके साथ साथ जो है कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वहाँ महफूज नहीं हैं। आपने देखा है कि अक्सर उनकी एक बड़ी मशहूर एक वेबसाइट है और बड़े मशहूर जो है उनके कुछ पेजेस हैं, ड्रामा पेजेस हैं, उसके अंदर हम अक्सर वीडियो क्लिप्स देख रहे होते हैं कि लोग उनको रोक रहे होते हैं, कैमरामैन को रोक रहे होते हैं। और आपने उर्फी जावेद को भी देखा है, हमेशा जब भी आती हैं तो लोग उनसे कितना बेतकल्लुफ़ होते हैं, और चाहे जैसे भी वो ड्रेसिंग करें, वो उनका पर्सनल मैटर है, और साथ खड़े हो जाते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं। कितनी फ्रस्ट्रेशन है ऐसे माशरे में, इतने फ्रस्ट्रेटेड है, कहाँ बॉलीवुड की बातें करते हैं, कहाँ इमेज की बातें करते हैं, कहाँ ऐसी अपनी खवातीन को पोर्ट्रे करते हैं, और वहाँ उनकी सोच देखें, उनकी आंखों की गंदगी देखें। और इसके साथ साथ जो है ना, ये मुझे तो मैं कहने पे मजबूर हूँ कि वो तो आंखों से ही हरास करते हैं खवातीन को। और चलो खवातीन तो अ पार्ट ऑफ इट, मगर उसके साथ साथ एक फुटबॉलर जो हैं लियोनेल मेसी जो हैं, आपको पता है कितने बड़े फुटबॉलर हैं, क्या उनका नाम है, क्या उनकी पहचान है, और बद इंतज़ामी और बदनज़मी और हजूम के अंदर वो भी फंस गए थे, और बड़े मसले की तरफ ये हम इशारा कर रहे हैं, क्योंकि भारत में हजूम की नफ्सियात और रियासती कमज़ोरी जो है एक ख़तरनाक इम्तजाज बन के सामने आई है। और हकीकत ये है कि हकीकत से पर्दा उठाने की ज़रूरत है। वैसे तो वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बातें करते हैं, गलत किस्म की हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, गलत किस्म की चीज़ों को प्रोपोगेट करते हैं, इतनी सी बात होती भी नहीं है जिसको इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। मगर यहाँ तो आंखों देखा वाकया है, और सोने पे सुहागा उन्हीं के इदारों का एक अहलकार जो बोल रहा है चलो क्या हो गया, हाथ तो नहीं लगाया ना। तो भाई ये तो हाथ लगाने के ज़िम्मे में आता है कि आपने उस औरत को ज़दोकोब किया है, हरास किया है, उसके मुंह से निकाब जो है वो नोचा है, और ये तजलील की है। वो एक डॉक्टर खातून, एक स्किल्ड बेस्ड खातून जो है वो सर्टिफिकेट लेने के लिए जो है इदारे में आई, और उसके बाद ये कि उनके साथ किया क्या आप लोगों ने, कभी आपने सोचा है? और यहाँ तक कि तो हम लोग बात करते हैं मुसलमानों की, वहाँ तो मुसलमान तो वहाँ बिल्कुल महफूज नहीं है, तो मुसलमान तो वैसे महफूज नहीं है, मगर हाउ अबाउट पीपल जो कि वहाँ जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करते हैं, जिसमें बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ आती हैं, जिसमें लोग आते हैं, तो लोगों का जिस अंदाज से रवैया होता है, देखने का अंदाज होता है, हरासमेंट होती है। हमने सोचा कि आज हम अपने व्यूअर्स को आगाह करें कि प्लीज़ इंटरनेशनली जो वो पोर्ट्रे करते हैं वैसा नहीं होता, असल में कुछ और ही पीछे जो जहन है, और ये जहनी जो है ये कमज़ोरी है, ये जहनी जो है पस्ती है, और ये जो है जहनी ट्रॉमाज हैं
जिसके अंदर जो है पूरा जो है मुल्क वो है वो अंदर डूबा हुआ है। और सबसे तशवीशनाक पहलू ये है कि जब ये रवैये अवाम में नज़र आते हैं तो रियासत जो है बिल्कुल खामोश रहती है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। वो बार बार हिंदुत्वा जो एक पॉलिसी लेके चलते हैं, तो क्या यही उनकी हिंदुत्वा पॉलिसी है? यही उनका मज़हब सिखाता है कि दूसरे मज़हबों की तजलील की जाए? यही मज़हब सिखाता है कि किसी औरत की जो है उसके गिरेबान पे हाथ डाला जाए या किसी औरत को ज़दोकोब किया जाए? क्या रियासत उनकी यही कहती है? और इस पर तो बहुत से लोग जो हैं अब बोल भी रहे हैं। हमने रिसेंटली देखा एक खातून, उनकी अदाकारा जो डिफरेंट हमेशा से कपड़े पहनती हैं और बहुत मीडिया के ऊपर छाई होती हैं, और उन्होंने भी कल कहा है कि भाई ये करना गलत है। किसी एक हिंदू को ये हक नहीं है कि एक मुसलमान औरत के निकाब पे बात करे, अबाए पे बात करे। और आपने पता है 2022 में भी ऐसा हुआ। अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के पीछे जाऊं तो 2022 में जो है बच्चियों को, जो बच्चियां अबाया लेती हैं और जो बच्चियां जो है पर्दा करती है, और उनके ऊपर जो है बहुत सी बातें हुई। उनको ये कहा गया कि आप क्लास में नहीं आएंगी और आप स्कूल में नहीं पढ़ेंगी। और ये वाक़या जो है ये कर्नाटका का वाक़या है, इफ़ आई रिकॉल दिस इंटायर इंसिडेंट, बिकॉज मैं पढ़ रही थी पीछे से। तो ये जो इनकी जहनी पस्ती है ये शुरू से चल रही है। और हम लोगों ने जब भी देखा है तो हम लोगों को जो पोर्ट्रे किया जाता है वैसा नहीं है कि हम बड़े सेक्युलर हैं, हम बड़े लिबरल हैं, हम बड़े डेमोक्रेटिक हैं। खाक डेमोक्रेसी आपके अंदर। आपके जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, सीएम से बड़ा क्या ओहदेदार होगा, उसकी आप उसकी तनज़्ज़ुली देखें, आप उसकी सोच देखें, मेंटालिटी देखें, कितना वो मेंटली जो है वो लो फील करता है और कितना सिक है कि उसने एक औरत को इस तरह किया है। और ये एक माशरे के लिए बहुत बड़ा सवाल है और सवालिया निशान छोड़ दिया है। क्या माशरे में जो हर खातून है वो क्या डरेंगी, या अब वो क्या है लिबरलिज्म शो करेंगी, या वो अब इदारों से या अपने पॉलिटिशियंस के साथ इस तरह आएंगी, कोई इनाम लेने भी आएंगी? मगर ऐसा नहीं होगा। तो वर्ल्ड फोरम्स के ऊपर भी बहुत सी बात हो रही है। वर्ल्ड फोरम्स की बात करें तो व्यूज़ बहुत सी जो लिबरलिस्टिक व्यूज़ रखते हैं उनका भी ख्याल यही है कि भारत को सोच बदलनी चाहिए। सोच के साथ साथ उनको जो है अपनी ख़वातीन को जो है वो महफूज करने के लिए जो है इक़दामात करने चाहिए। औरतों की इज़्ज़त वैसे भी वहाँ महफूज नहीं है। आए दिन कोई ना कोई वाक़या होता है। हम कैसे भूल सकते हैं इतने बड़े बड़े रेप केसेस हुए जिसमें पूरी बॉलीवुड की निकल आई थी, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर जो है प्रॉपर तरीके से लॉ बनना चाहिए, लेजिस्लेशन बननी चाहिए। वैसे तो वो हर चीज़ के ऊपर जो है बढ़ चढ़ के बात करते हैं। उनके मीडिया प्रोपोगेंडा जो होता है वो आपने देखा ये किस तरह झूठ पे मबनी होता है। तो व्यूअर्स हमने सोचा कि आज हम हकीकत बताएं। हम कोई प्रोपोगेट नहीं कर रहे, कोई प्रोपोगेंडा नहीं कर रहे, हम आपको हकीकत से आगाह कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज अपने शो का आगाज़ करें। हम बहुत इंपॉर्टेंट इशू था हमारे नज़दीक, क्योंकि कोई भी औरत, हम तो बार बार ये बात करते हैं, किसी औरत की तज़लील का किसी को कोई हक नहीं है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। व्यूअर्स आज हम इन्वेंशन के ऊपर बात करेंगे और एक नई तहकीक के बारे में आपको बताएंगे जो कि पाकिस्तान के दही इलाके जो सिंध में बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों के ख़ात्मे में मददगार साबित हो रही है। तो वो तहकीक है वाटर फ़िल्टर का जो है वो सामने आया है कि आगा खान यूनिवर्सिटी के मुहक्कीन ने एक सादा, कम लागत और गैर इलेक्ट्रिक घरेलू वाटर फ़िल्टर के इब्तदाई नताइज जो है पेश किए हैं, जिसकी जो सालाना लागत है $5 से $8 है। इस फ़िल्टर के ज़रिए जो है बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जाम शोरों के सैलाब से मुतासरा इलाकों की, तो वहाँ जो है तमाम ख़ानदान मुस्तकिल जो है तौर पर फ़िल्टर शुदा पानी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे साल कम वज़न, स्टेटिंग और एस्टिंग में काबिल ज़िक्र जो है कमी देखने में आई है। तो ये जो फ़िल्टर है, ये जो तहकीक है, ये जो जिनके जो करते धरते हैं, आज हम उनसे बात करेंगे और जिन्होंने जो है प्रॉपर इसकी तहकीक की है, इसको इंट्रोड्यूस कराया है। और हमारे साथ मौजूद है सरबराह जो है शोबा कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज आगा खान यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर ज़फ़र फ़ातमी साहब, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह की शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह।
सर ये मुझे पहले बताएं कि ये जो इनोवेशन हुई है वाटर फिल्टर के हवाले से, ये क्या है, इसके पीछे क्या थॉट थी आपकी? देखिए, हमारे यहाँ आपको मालूम ही है कि जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं वो तकरीबन 30 से 50% जो है वो मेल नरिश्ड हैं, जिसमें ग़िज़ाइयत की कमी है और जिसकी वजह से उनकी अमवात भी होती हैं। तो उसमें जो बड़ी वजूहात हैं वो हर बार ये बात की जाती है कि पानी जो है वो गंदा इस्तेमाल किया जाता है पीने के लिए, और एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। और उसके लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं कि क्लोरिनेशन की जाए, बॉयलिंग की जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं एक किसी भी घराने के लिए रोज़ाना बॉयल करना पानी या रोज़ाना क्लोरीन सही मकदार में डालना, लेकर आना, और उसकी एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये सोचा कि इसके लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो आसान हो औरत के लिए, रोज़ाना पानी जो है वो पिलाने के लिए एक घर में ऐसी चीज़ पहुंचाई जाए जो कि कम लागत हो और साफ पानी बच्चों तक पहुंच सके। उसके लिए फिर हमने ये सोचा कि ऐसा फिल्टर जो कि 1 से 2 साल तक इस्तेमाल हो सके, जिसमें किसी भी किस्म की केमिकल या किसी भी किस्म की क्लोरीन या रोज़ाना सफाई की भी ज़रूरत नहीं है, कम से कम लोगों की इंटरवेंशन के बगैर जो है साफ पानी बच्चों तक पहुंच सके। तो ये हमारी जो है सोच थी, जिसमें हम अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कामयाब रहे हैं और इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जो आपने वाटर फिल्टर ये जो इनोवेशन हुई है, इसमें कितने साल लग गए और कैसे जो है इसको आप लोगों ने क्रिएट किया? इसमें देखिए, जो इसकी असल टेक्नोलॉजी है वो स्पेन की एक कंपनी जिसको फेयर कैप कहते हैं, वहाँ से हमने ये फिल्टर इंपोर्ट किया है। और उसको फिर असल चीज़ है कि लोकल कंडीशन में जामशोरों में, दादू में हमने इसको अडेप्ट किया है कम्युनिटी की रहनुमाई के साथ। वहां पे जब हमने देखा कि उनसे जब हमने पूछा, ज़ाहिर है 50 डिग्री 45 डिग्री जून जुलाई में जो है होता है, तो लोग ठंडा पानी पीते हैं, बाहर से बर्फ लेकर आते हैं, बर्फ भी उसी गंदे पानी से बनी होती है, कंटामिनेटेड। जब वो पानी में डालते हैं और जो उनके पास पानी होता है वो सारा का सारा कंटामिनेटेड होता है। तो अगर उसको किसी भी चीज़ में डाला जाए तो वो सारा का सारा गंदा होगा। तो हमने एक कूलर, जो कि आम कूलर मिलता है मार्केट में, उसमें इस फिल्टर को फिट किया और 2 कूलर हमने एक के ऊपर एक फिट किए इस तरह से कि ऊपर वाला कूलर कंटामिनेटेड वाटर कैरी करता है और वहां से फिल्टर के जरिए नीचे वाले कूलर में पानी ट्रिकल डाउन होता है। वो ग्रेविटी के जरिए ट्रिकल डाउन होता है, तो उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी का भी मसला है, तो सिर्फ आप एक कूलर के ऊपर दूसरा कूलर रख दें और उसमें अगर ये फिल्टर लगा देते हैं तो पानी ऊपर से डाल दें, जिसमें बर्फ भी डाल दें ताकि एक ठंडा पानी लोगों तक पहुंच सके। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि कितने बच्चे जो थे, जी बिल्कुल, कितने बच्चे जो थे वो सिंध में अफेक्टेड हैं, गंदे पानी की वजह से जो है वो बीमार हैं अप्रोक्सीमेटली? देखिए, पाकिस्तान काउंसिल रिसर्च वाटर रिसोर्सेज ने बार बार सर्वेज किए हैं, तकरीबन 80% से 90% पानी जो कि पीने का है, इवन कराची में भी, वो सेफ नहीं है ड्रिंकिंग के लिए और उसमें कंटामिनेशन है। तो जाहिर है कि जितने भी, और ये काफी सारे लोग आपने देखा होगा कि कैन खरीदते हैं और उसको समझते हैं कि वो पानी, एक तो ये कि बॉटल वाटर खरीदने के लिए तो बहुत ही कम लोग हैं जो बॉटल वाटर अफोर्ड कर सकें, बिल्कुल अफोर्ड करते हैं, लेकिन जो ये आम कैन है 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए का, वो खरीदे जाते हैं। हमें बड़ी हैरानी हुई कि झंगारा और बाजारा, जामशोरो जैसे रिमोट विलेज में भी 1/3 लोग ऐसे थे जो कि पानी खरीद के पी रहे थे इसी तरह के कैन से, और वो सारे कंटामिनेटेड वाटर था और वो समझ ही रहे थे कि वो साफ पानी है। तो उसको हमने जाहिर है कि इस फिल्टर को जब प्रोवाइड किया तो वहाँ पर फिर हमने उसकी टेस्टिंग भी की
कि उसमें जो इकोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये डायरिया और पेट की फिल्टर है कितने का? जो लोग, आप लोगों ने तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन किए, लेकिन ये फिल्टर जो खरीदना चाहते हैं कितने का है? अच्छा, ये फिल्टर बहुत ही सस्ता इस हिसाब से कि तकरीबन 8 से 10 डॉलर इसकी टोटल कीमत, $5 की एक्चुअली इसकी कीमत है, लेकिन उसकी फिटिंग और बाकी चीजें मिला के तकरीबन ये $10 तक चला जाता है। $10 का मतलब ये है 3000, तकरीबन 3000 रुपए बन जाते हैं। लेकिन ये 3000 रुपए आप ये समझें कि अगर 2 साल तक पूरी फैमिली 5 से 7 लोगों की पानी अगर पी रही है तो ये कोई नुकसान नहीं है। इसलिए कि अगर आप 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का रोजाना पानी खरीदते हैं कैन वाला, अगर सिर्फ 10 रुपए भी लगा लें तो आपको जो है ये उससे कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा। जी प्रोफेसर साहब, हमेशा से ही कहा गया था और ये भी पूरे प्रोजेक्ट्स लेकर आए थे। अगर मैं सिंध गवर्नमेंट की बात करूं कि वाटर को रिसाइकल किया जाएगा, फिल्ट्रेशन प्लांट्स ऑन अ लार्जर स्केल बनाए जाएंगे, और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने काम भी किया है। क्या ये जो काम है ये सिर्फ शहर तक है कि ये गाँव तक भी जाएगा? देखिए, इसमें बहुत सारे आरओ प्लांट लगाए जाते हैं और उसकी बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन आरओ प्लांट और जितनी भी स्कीम्स का जो मेजर प्रॉब्लम है, और सब जानते हैं कि वो कुछ अरसे बाद आउट ऑफ फंक्शन हो जाते हैं। उसमें जाहिर है कि उसको कुछ 2-4 महीने, 3 महीने, 4 महीने चलते हैं और उसके बाद उसकी जो कंटिन्यूस मेंटेनेंस का काम है वो नहीं रखा जाता। ना ही कम्युनिटी उसको ओन करती है। अगर कम्युनिटी उसको ओन करे तो उसका मेंटेनेंस का काम चलता रहे तो वो आरओ प्लांट काम कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द आरओ प्लांट तकरीबन 2-3 महीने के बाद वो बेकार हो जाते हैं। उसमें वही कंटामिनेटेड वाटर यूज हो रहा होता है। तो आरओ प्लांट तो लगाए गए हैं पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में, हर जगह रूरल एरियाज में लगाए जाते हैं, लेकिन उसके मेंटेनेंस का कोई इंतजाम नहीं अवेलेबल, जिसकी वजह से कंटामिनेटेड पानी जो है वो लोग पी रहे होते हैं। अच्छा, ये जो वाटर फिल्टर जो बना है, ये जो अभी जामशोरो के इलाके में जो है लोग काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको दूसरे विलेजेस में, दूसरे गांव में कैसे पहुंचा सकते हैं? क्या इसके ऊपर कोई रेगुलेशन, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बन सकती है कि इसी प्लांट को लेकर जो है जगह जगह लोगों तक दिया जाए? ये हम कोशिश यही हम कर रहे हैं लोगों की तवज्जुह से, और जो भी गवर्नमेंट के लेवल पे भी हम ज़ाहिर डिस्कशन ये करेंगे कि कम्युनिटीज़ को अगर ये प्रोविज़न प्रोवाइड किया जाए, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, और मास स्केल पे जो पानी पे जो एजेंसीज काम कर रही हैं, यूनिसेफ काम कर रही है, बहुत सारी वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है, तो उन तक हम ये लेकर जाएंगे। पीएनडी डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, उनके पास भी हम ये जो है अपना ये लेके जाएंगे ताकि वो उनको मास लेवल पर ये प्रोवाइड किया जाए, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है। $10 का अगर आप 2 साल के लिए एक फैमिली को, 5 से 8 लोगों की फैमिली है, उसके लिए अगर ये प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनकी बीमारियां कम से कम जो पेट की बीमारियां हैं वो अगर कम हो जाती हैं, सिर्फ बच्चों की नहीं बड़ों की भी, और वो हेल्दी हो जाते हैं, तो आप इससे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोफेसर साहब, ये तो आपने बताया ना कि सिंध के इंटीरियर सिंध के ऊपर बात कर रहे हैं, जामशोरो है और भी बहुत से गांव हैं, मगर आपको पता है कराची में, बिकॉज आई हैव लिव्ड देयर, कराची में भी पानी का बहुत बड़ा मसला है, और कराची में भी कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो मिलता है। आप सुबह उठ के कुल्ली नहीं कर सकते क्योंकि पानी इतना खारा होता है। तो अगर यही जो प्लांट्स हैं, ये जो आपने ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके कराची के शहरियों के लिए लिया जाए, वो खरीद सकें, तो इज़न्ट अ गुड चॉइस? नहीं, बिल्कुल अच्छी चॉइस है। तकरीबन 60-70% जो आबादी कराची में रहती है वो स्क्वाटर सेटलमेंट में, जिसे हम कहते हैं, कच्ची आबादियों में रहती है, और उसमें हम अब जो नेक्स्ट फेज में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यही जो फिल्टर्स हैं उन आबादियों तक ही हम लेकर जाएं और उसमें एक्सपैंड करें। तो आपका जो सवाल है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह की कच्ची आबादियां बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी कंटामिनेटेड वाटर बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि जो सीवरेज का वाटर मिल जाता है खासतौर से कराची में हर जगह पे, आपको पता है, तो उसमें ये फिल्टर बहुत ही कारआमद होंगे। तो हम नेक्स्ट फेज में इसको कराची में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं,
पहले फेज में हमने जामशोरों में इसकी अफादियत देखी है, तो इंशाल्लाह देखेंगे आप कि हम। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा थोड़ा सा, बिकॉज ऑब्वियसली हम इस पे बात कर रहे हैं और ये एक बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशन है टेक्नोलॉजी वाइज भी, और काम भी अच्छा कर रही है, तो गवर्नमेंट ने कितना जो है इंटरेस्ट शो किया है? गवर्नमेंट को अभी जैसे हमने 1-2 दिन पहले ही सेमिनार किया, हमने इनवाइट किया था गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, जिसमें ख़ास तौर से सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसके अलावा डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं, और हम ये कांस्टेंट हमारी कम्युनिकेशन है जो हम इसको आगे लेकर जाएंगे। इंटरेस्ट उन्होंने इनिशियली शो किया है, लेकिन हम इसको मजीद भी डिस्कशन उनके साथ इन डिटेल करेंगे कि किस तरह से इसको पूरे सिंध में फैलाया जा सके। सो अभी इनिशियल डिस्कशन है, लेकिन दे हैव इंटरेस्ट एंड आई होप कि वो इसको आगे लेकर जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है सरबराह व कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज आगा खान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ज़फ़र काज़मी साहब, फ़ातमी साहब। तो ज़फ़र फ़ातमी साहब का यही कहना था कि इस तरह की जो इनोवेशन है, जो टेक्नोलॉजी है वाटर फ़िल्टर के हवाले से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कराची सिंध के अंदर पानी के बहुत से मसाइल हैं। 80 से 90% जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, और उन्होंने जो एक सैम्पलिंग है वो जाम शोरों में करके एक्सपेरिमेंट भी किया है, जिससे जो है लोग जो हैं साफ पानी पी रहे हैं। और अगर इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए तो लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और कम बीमार होंगे। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करें कि एक ऐसे मेथड की, ऐसा एक मौसर इलाज जो है, कदीम इलाज जो है, जिसे आज भी हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं नहायत ही अहम करार देते हैं, वो है हजामा। हजामा एक बहुत कदीम तरीका है जिससे जो है जिस्म के जो है जो एक टॉक्सिक ब्लड होता है वो खारिज हो जाता है, और एक मेथड होता है जिसको कपिंग मेथड कहते हैं, उसके थ्रू ये इलाज होता है। और ये इलाज जो है स्पेशल चांद की कुछ डेट्स देख के जो है वो किया जाता है, और जिससे जो है आपकी जो भी बीमारी है उससे जोड़ी जाती है। तो मुख्तलिफ इस्लामी और यूनानी तिब में माहिरीन के मुताबिक इसे सेहत की बेहतरी के लिए इंतहाई मौसर जो है करार दिया है। तो आज हम हजामा पे बात करेंगे, हजामा कब कब कराना चाहिए, किन मर्ज का इलाज जो है हजामा के थ्रू होता है, और जो चांद की डेट्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और हमें ज्वाइन किया है हजामा एक्सपर्ट हैं मोहम्मद नवीद सल्फी साहब, जिनको मैं वेलकम कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सल्फी साहब, ये मुझे बताएं कि हजामा जो है एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हारे अगर सर में दर्द है हजामा कराओ, या अगर बैक पेन है, शाटिका का पेन है तो हजामा कराओ, और भी बहुत से इलाज जो है हजामा के थ्रू होते हैं। तो आप मेरी रहनुमाई करें कि हजामा कब कराना चाहिए और किन किन चीज़ों का इलाज हजामा से होता है। हजामा बेसिकली एक कदीम तरीका इलाज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले चला आ रहा है, और इसको जो फ़ोकियत मिलती है वो अहादीस में, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है उसमें मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेहतरीन तुम इलाज करवाते हो वो हिजामा लगवाना है। और जैसे आपने कहा कि सर दर्द के लिए, इसी तरह हदीस में मिलता है सहाबी का कौल के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मेरे सर में दर्द है, मुझे कोई इलाज बताएं इसके मतलब। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम फौरी तौर पे जाके सर के ऊपर हिजामा लगवा लो। और जैसे आपने जिक्र किया कि इसकी कुछ डेट्स भी होती हैं, उसके मतलब भी अहादीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो तुम हिजामा करवाते हो उसमें से बेहतरीन जो हिजामा करवाने के लिए जो तारीखें हैं वो चांद की 17, 19, 21 हैं। 17, 19 और 21 को हजामा कराना चाहिए। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे आपने देखा कि समुंदर की लहरों में उतार और चढ़ाव आता है चांद की तारीखों के साथ, इसी तरह इंसानी जिस्म की जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो भी चेंज होती रहती है चांद के तारीखों के साथ। अच्छा। जो वो टॉक्सिन्स ब्लड है वो आपकी अपर लेयर पे आ जाता है चांद की 17, 19, 21 चांद की तारीखों के हिसाब से, और इन दिनों में करवाना बेहतरीन है। और अगर आप किसी भी मर्ज में मुब्तला है तो आम दिनों में भी करवाया जा सकता है। वो मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो मर्ज कौन कौन से? एक तो माइग्रेन के ऊपर हमने बात की, माइग्रेन है, उसके अलावा ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज़ हैं, इनफर्टिलिटीज़ के मसाइल हैं, स्टोमिक के इशू हैं, हार्ट के मतलब इशू हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्योर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी बीमारियां को आपकी वो सारी वो फासिद खून होने की वजह से ही सारी आपके जिस्म में होती हैं। इसमें ये होता है कि इसके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हम लगाते हैं पेशेंट्स को,
और उसी पॉइंट्स के ज़रिए आपके ऑर्गन को डिटॉक्स किया जाता है। इम्प्योर ब्लड जो है वो निकल जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो कपिंग मेथड होता है इससे काफ़ी निशान भी पड़ जाते होंगे जिस्म पे? जी, वो निशान सिर्फ 2 से 4 दिन के लिए रहते हैं, वैक्यूम कप के निशान होते हैं, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये तरीका सिर्फ वैक्यूम कप से ही होता है? वैक्यूम कप से ही होता है। अगर आप कदीम तरीका इलाज देखें जिसमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किया जाता था, वो उसमें गाय के सींग को लगाया जाता था। गाय के सींग को आगे से और पीछे से खोखला करके, वो जो हिजामा करने वाला होता था उस दौर में जो तबीब होता था, वो मुँह से सक करके और उस तरह के साथ कट लगाए जाते थे। अच्छा, वैक्यूम हाँ जी। और अभी भी अगर आप देखें तो स्कूल ऑफ थॉट वही है, कप्स हैं, उसके अलावा ये वैक्यूम गन है, वैक्यूम गन से वैक्यूम क्रिएट करके बॉडी पे कप्स डिसेक्शन किया जाता है। जब ऑब्वियसली एक आपने गोश्त के लोथड़े को बिल्कुल कहते हैं ना कि उसमें एयर फ्री कर दिया, बिल्कुल उसमें एयर भी पास नहीं हो रही, तो उससे तो बहुत दर्द भी होती होगी? नहीं, दर्द कोई ऐसी नहीं है इंशाल्लाह, वो बिल्कुल नॉर्मल सा सेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा टाइट सेक्शन नहीं होता इसमें। और जैसे अक्सर लोगों के दिलों में होता है कि हिजामा करवाने से शायद बहुत ज़्यादा कोई दर्द होती है, तो वो मैं आपके तवज्जुह से बता दूंगी, इसमें ये बिल्कुल नॉर्मल से स्क्रैच लगाए जाते हैं, जैसे पंजाबी में खरोच बोला जाता है। अच्छा, वो किसे लगाए जाते हैं? हाँ जी, वो बिल्कुल वैक्यूम लगाने के बाद नॉर्मल से स्क्रैच लगाते हैं हम पेशेंट को बिल्कुल। ठीक है। उसके जरिए क्या होता है कि जो आपकी कैपिलरी में जो टॉक्सिन, जो डेड ब्लड सेल रुका होता है, वो सारा ब्लीड हो जाता है। अच्छा, हजामा जो है कितनी देर के लिए कराना चाहिए? क्योंकि एक महीने में चांद की तारीखें 17, 19, 21 तो सिर्फ 3 दिन ही हो सकता है, तो उसके दोबारा जो है अगर सेशन लेना है तो वो कब लेंगे? अगले महीने? उसमें यह कि अगर तो चांद की तारीखें आपको करीब मिल रही हैं तो बेहतर है उन तरीक़ों में करवाया जाए। और अगर आप अल्लाह के नबी वसल्लम का अमल देखते हैं, जैसे सही बुखारी में आता है कि नबी वसल्लम ने एहराम बांधा हुआ था, रोज़ा भी रखा हुआ था और सर में दर्द महसूस की और फौरी तौर पे हिजामा लगवा लिया, उसमें चांद की तारीख को नहीं देखा। यानी कि मसले के एतबार से ये ट्रीटमेंट है, मुकम्मल इलाज है। आपको कोई ऐसा इशू है जैसे पाँव में मोच है, कोई घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, अगर तो आपको 1-2 दिन के बाद वो डेट्स आ रही हैं 17, 19, 21, तो बेहतर है उनमें करवाया जाए। अगर वो नहीं मिलती तो आम दिनों में भी अल्लाह के नबी वसल्लम का अमल मौजूद है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो व्यूअर्स हमने जो है एक लाइव डेमो आपके लिए जो है तैयार किया है। हम आपको बताएंगे कि जो हजामा है वो कैसे कराना चाहिए और किस मर्ज के लिए कहाँ प्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो यूटिलाइज हो सकते हैं। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये मैंने भी करवाया हुआ है और इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि मुझे माइग्रेन रहता था, तो उसके लिए मुझे किसी ने कहा कि तुम दवाइयों के जो फक्के खाती हो उससे बेहतर है हजामा कराओ, और हजामा से मेरा माइग्रेन बहुत बेहतर हो गया। तभी मैंने पूछा सल्फी साहब से कि माइग्रेन का इलाज भी होता है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। आपने अगर सर के ऊपर करवाया हो तो मेरे ख्याल से बिना बाल उतारे लगवाया हो? बिना बाल उतारे। अक्सर लोग ये भी सोचते हैं ना कि जो लेडीज हैं खासतौर पे, वो सोचती हैं कि अगर हिजामा करवाएंगे तो कप्स लगेगा तो वहां से वो बाल उतार देंगे। लेकिन मैं वैसे बताता हूँ कि हमारे पास ऐसा टेक्निक है कि हम बिना बाल उतारे सर के ऊपर हिजामा लगा देते हैं, लेडीज और जेंट्स के लिए बिल्कुल सेपरेट है हमारे पास। ठीक है। हाँ जी। अब तो खैर लेडीज डॉक्टर्स भी हैं वो भी हिजामा करती हैं और काफी सेंटर्स में फैसिलिटी जो है मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुन्नत नबवी है और हमारे यहाँ जो है इस चीज़ के ऊपर जो है बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि वापस जो है आप ऐसे इलाज करें जो कि वाकई जो है जिसके ऊपर जो है पूरी तहकीक है। तो किसी को भी कोई मसला है तो वो राब्ता भी कर सकता है सल्फ़ी साहब से। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मोहम्मद नवीद सल्फ़ी साहब, जिन्होंने हमें बताया कि हजामा किस तरह होता है और उसको कैसे करना चाहिए। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम एक हिसास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आपने देखा है पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें हो रही थी कि औरत को किस एज तक, किस उम्र तक जो है बच्चा पैदा करना चाहिए। तो हमने सोचा कि हम बता सकें जी और कि किस एज के ऊपर जो है बच्चे पैदा कर सकती हैं, कौन सी एज जो है परफेक्ट होती है। और अगर ख़ातून जो हैं वो करियर ओरिएंटेड हैं, उनके करियर से शादी लेट हुई है, तो क्या उनको बच्चे पैदा करने का कोई हक नहीं है? क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स, मैंने ये देखा है, वो काउंसलिंग कर रही होती हैं, बेटा 35 से ऊपर बच्चे ना पैदा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या बच्चे जो है एबनॉर्मल पैदा होंगे। तो इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमें ज्वाइन किया है बहुत ही मशहूर मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर समीना हक। हमारे शोज का पहले भी हिस्सा नहीं है, हमको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर समीना? अल्लाह का शुक्र है ना, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर समीना, बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा इम्पोर्टेंट है। खातून ये समझती हैं, जो कि हमारी बहनें वो समझती हैं कि बच्चा पैदा करने की हद एज 35 है, क्या ऐसा है? इसमें कुछ सच्चाई भी है, लेकिन इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल।
हम डिसाइड करते हैं उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद पेशेंट का कि वो कितने अरसे तक बच्चा पैदा कर सकती है। उसमें उसकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट होती है, उसका ओवेरियन साइज़ इम्पॉर्टेंट होता है, उसका एक लेवल होता है AMH का, एंटी मुलेरियन हार्मोन का लेवल हम चेक कराते हैं। वो एक इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है कि इसके अंदर एग्स कितने अल्लाह सुब्हान ताला ने डाल के भेजे हैं। ये तो अब मेरा ख्याल है ऑडियंस को याद हो गया होगा बहुत से पॉडकास्ट के बाद कि एग्स दोबारा नहीं बनते। अच्छा। जो बच्ची अपनी पैदाइश के वक्त अल्लाह की तरफ से तोहफे में एग्स लेके आती है वही एग्स होते हैं। किसी को अल्लाह सुब्हान ताला बहुत बड़ी ओवरीज और बहुत नंबर ऑफ एग्स डाल के भेजते हैं और कुछ के चंद सालों में ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए ये मैंने पहले ही कहा है कि गेट एन अल्ट्रासाउंड डन। जब 12-13 साल की बच्ची हो जाए उसका एक अल्ट्रासाउंड करें, उसको देखें कि ये हमारी बच्ची कब तक बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती है। छोटी छोटी ओवरीज हैं तो कैरियर ओरिएंटेशन उसकी अभी ज़रा डिले कर दें और उसको शादी के बंधन में बांधें ताकि वो टाइमली अपने बच्चे अपनी फैमिली कंप्लीट कर सके और उसके बाद शी कैन परस्यू द कैरियर। ठीक है। तो उसमें 35 साल का कट ऑफ पॉइंट इसलिए सबके जहनों में है और डॉक्टर्स के जहनों में भी है क्योंकि ये जो एग्स होते हैं ना, ये एडल्ट एग्स होते हैं जब बच्ची पैदा होती है। यानी उस वक्त भी अगर हम उस बच्ची की ओवरी से एग्स निकाल के टेस्ट ट्यूब बेबी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये सिर्फ ब्रेन मैच्योर होने की देर होती है कि फिर ओवरी उनको रिलीज करना शुरू कर देती है, यानी 12, 13, 14 साल की उम्र में। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि एग्स की क्वालिटी को भी इंश्योर किया जाता है। किसी की एग्स की क्वालिटी जो है वो गिर जाती है, किसी की एग्स की क्वालिटी जो है बरकरार रहती है और विद द पैसेज ऑफ द एज क्वालिटी गिर जाती है। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। और अगर कोई बच्ची और उसकी माँ जब वो उस माँ के पेट में थी तो अगर ये अपना ख्याल नहीं रख रही, अभी मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट, नया तो नहीं, इट्स एन ओल्ड कॉन्सेप्ट जो रिवाइव हुआ है अब हमारी मेडिकल साइंस में, जिसके अंदर ओवरी के अंदर जो एग्स हैं उनकी क्वालिटी और वो कब तक नॉर्मल बच्चे पैदा कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप हैरान रह जाएंगी कि ओवरी की हेल्थ डायरेक्टली सूरज से रिलेटेड है। अच्छा। सूरज की शुआओं से एक पाथवे, ये रेटिना, आंख का रेटिना, सुबह जो पॉ फटती है और जो सूरज तलू हो रहा होता है वहाँ पे आप नमाज के बाद आप जागते रहें, सूरज तलू होने के बाद आप फिर 2 नफल इशराक के पढ़ें और उसके बाद बाहर निकलें। बाहर निकल के जब सूरज तलू हो रहा होता है तो वो जो शुआएं हैं वो आपके आँख में डलेंगी, आँख से हाइपोथैलेमस, एक छोटा सा एरिया होता है ब्रेन में, उधर जाएंगी, रेटिनो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस इसको कहते हैं। तो सारे हार्मोन्स जो हैं वो सूरज की रोशनी से ट्रिगर होते हैं। अब मैं बड़ी हैरान हो रही थी पढ़ के और ये सारा कुछ कि जो पुराने ज़माने में लोग, अभी जब दीन नहीं आया था और कोई नबी नहीं आए थे, तो वो सूरज को प्रस्तिश करते थे ना, सजदा करते थे कि सूरज इज डूइंग एवरीथिंग। इनडायरेक्टली मे बी दे हैड अ नॉलेज कि सूरज ही हमें ट्रिगर करता है और हमारे सारे हार्मोन्स। तो ये अगर आप इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, ये जो सर्केडियन रिदम है ये ट्रिगर ऑन होती है विद सूरज की शुआएं और ये सर्केडियन रिदम सारा दिन चलती है और उसके बाद जस्ट इशा के बाद फिर ये ऑर्गन्स जो हैं ये रेस्टिंग मोड पे चले जाते हैं। यानी सुबह 2 बजे लिवर जाग जाता है पूरी तरह और वो पूरी दिन की जो टॉक्सिन्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको सीधा कर रहा होता है, सारे सिस्टम को सीधा कर रहा होता है। बट अगर आप सो रहे हैं, आपने पूरे दिन की उस सर्केडियन रिदम को फॉलो किया है और उसके बाद आप सो रहे हैं, तो फिर आपका लिवर जो है, बाकी ऑर्गन्स जो हैं, वो सारे अपने अपने टाइम के साथ काम करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और हमने वो सारा सिस्टम जो है, वो सर्केडियन रिदम जो है, वो साइकिल को उल्टा कर दिया हुआ है। उठते ही हम इतनी लेट है। तो इसलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, कैंसर, हर तरह का कैंसर, इनफर्टिलिटी, यू नेम इट, ये सर्केडियन रिदम को डिसरप्ट करने की वजह से ये अंडों की क्वालिटी। फिर एक जो क्रोनोलॉजिकल आपकी जो डाइट है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। जो क्रोनो डाइट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, आप दिन के किस टाइम पे वो डाइट लेते हैं, और उसके बाद जब आपकी सर्केडियन रिदम, आपकी क्रोनो डाइट और आपका ओवेरियन क्लॉक, ओवरी में भी एक 2 घड़ियां लगी हुई हैं, 2 घड़ियां लगी हुई हैं ओवरी में। ओवरी में एक दिन की घड़ी है, बल्कि 3 घड़ियां हैं, एक दिन की घड़ी है, एक महीने की घड़ी है, और फिर एक लाइफ टाइम की एक घड़ी लगी हुई है जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो बता रही है कि टिक टिक हो रही है। जिनकी ओवरीज छोटी हैं उनकी घड़ी बहुत तेज चल रही है, टिक 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 बहुत जल्दी हो रहा है। ठीक है। जिनके एग ज्यादा हैं उनकी जो टिक टिक है वो बहुत आहिस्ता है। तो प्लीज इन चीजों को समझें। ये हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स से, जब अभी साइंस भी नहीं आई थी, उनको पता था कि हमने सुबह सुबह उठना है, हमने सूरज की रोशनी देखनी है, हमने सूरज को तुलू होते हुए देखना है, हमने अपना सारा वो ट्रिगर करना है, और रात को हमने 7-8 बजे सो जाना है। और वो कितने हेल्दी लोग थे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये तो एक आपने बताया ना कि जिस तरह बाईगॉन डेज में होता था, मगर आजकल आपको पता है लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका हुआ है, एवरीवन इज़ वर्किंग, और ख़वातीन जो हैं आज ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, वर्क ओरिएंटेड है, जिनकी शादियाँ भी लेट होती हैं। तो जो शादियां लेट होती हैं, जो विंडो होती है 4-5 सालों की होती है। अब 4-5 सालों में डॉक्टर्स कहती हैं सारे के सारे बच्चे अभी कर लो। कैसे कर लें 4-5 सालों में बच्चे? क्योंकि टाइम नहीं है, उनको पालना कैसे है, आपकी रूटीन है, आपने क्वालिटी लाइफ देनी है, कैसे दें? आपका ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वेट वाला क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास कोई अप्रोप्रिएट आंसर इसके लिए नहीं है। हम बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, और हम अल्लाह के ऊपर तो कुछ नहीं छोड़ते ना। अगर आपने देखें, कुरान में दूध पिलाने का क्या है, 2 साल बेटी को पिलाओ, ठीक है ना, 2 साल और उससे थोड़ा सा कम बेटे को पिलाओ। अब ये जो दूध पिलाने का टाइम होता है, ये ओवरी में से एग नहीं निकलने देता। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसमें फैमिली प्लानिंग हो रही होती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज अ टाइप ऑफ डिलेइंग प्रेगनेंसी। उसमें ओवरी खामोश हो जाती है, उसमें से एग नहीं गिरता। दैट इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन अगर आप दूध बच्चे को पिला रहे हैं एक्सक्लूसिव 6 मंथ के लिए, वो है। फिर जब आप दूध पिलाना छोड़ेंगे तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए बॉडी तैयार होगी और फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो अगर आपका बच्चा 1.5 साल का है तो ट्राई अनदर प्रेगनेंसी, फिर उसके 1.5 साल बाद ट्राई अनदर प्रेगनेंसी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो ऑब्वियसली, अगर एक सिजेरियन भी हुआ है तो मैं इजाज़त दे देती हूँ कि अगर एक अच्छे सर्जन ने सिजेरियन किया है, अगर आप जल्दी अपने बच्चे करना चाहते हैं तो 6 महीने के बाद यू रेडी टू। अगर आपकी न्यूट्रिशन सही है, आपका आयरन स्टोर्स ठीक है, आप प्रोटीन सही है। बात की बिकॉज़ डॉक्टर्स कहते हैं कि 2-3 साल का गैप दो, एक सिजेरियन हो चुका है। नॉट एट ऑल। अगर आपका अबॉर्शन हुआ है, आप ज्यादा से ज्यादा 2 महीने ठहर जाएं, सिस्टम तो पूरा नॉर्मल हो जाता है उसके बाद। अगर आपके न्यूट्रिशन ठीक है, आपने आयरन स्टोर्स सही रखे हुए हैं, हीमोग्लोबिन आपका ठीक है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, आप कॉम्प्लिकेशंस में नहीं गए और आप फिट हैं टू हैव अनदर प्रेगनेंसी, यू कैन गेट अलोंग विद इट। ठीक है, आपने ये बात की। अच्छा, जो विंडो 35 to 40 की विंडो आ रही है, 35 से ऊपर तो चलो बच्चे हो जाते हैं, नॉर्मल ठीक हो जाते हैं। 35 की 40 की विंडो इज़ वेरी क्रूशल विंडो, क्योंकि 40 के बाद तो आपके अक्सर लोग 42-43 को मेनोपॉज भी आ जाता है, जिनकी हिस्ट्री ऐसी हो। क्या जो IVF है वो तरीका है? ये IVF एक तो महंगा बहुत है, दूसरा ये कि क्वालिटी ऑफ एग्स तो 35 के बाद डिक्लाइन करती है। अगर कोई रीज़न है IVF करने का, जैसे मेल फैक्टर है, स्पर्म्स ही नहीं है, प्रेगनेंसी होगी तो होनी ही IVF से है, उसको लोग डिले करते चले जाते हैं। एग की क्वालिटी 22 साल औरत की 22 से 28 के बीच में अमेजिंग उसकी क्वालिटी होती है, 30 से भी पहले। 22 से 30, 8 साल इज द बेस्ट टाइम टू गेट चिल्ड्रन। और उसके बाद 30 के बाद भी थोड़ा सा डिक्लाइन आता है, 35 के बाद तो शार्प डिक्लाइन आता है ना। तो इसलिए ये बायोलॉजिकल क्लॉक ओवरी की अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है। माँ बाप बच्ची का अल्ट्रासाउंड कराएं, पूरी जिंदगी उसके ऊपर उस एक अल्ट्रासाउंड पे डिपेंड करेगा कि आपने बच्ची की कितनी जल्दी शादी करनी है या कितना आप डिले कर सकते हैं।
वो पहले अपने करियर को सेफ एंड साउंड करेगी या वो पहले अपनी, देखो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है ना। आप अपने करियर के लिए आप सैक्रिफाइस तो नहीं कर सकते। आप AMH अगर ओवरी में थोड़े एग्स हैं, एक AMH करवाएं, एंटी मुलेरियन हार्मोन, कि अब आपकी ओवरी सेंसिटिव कितनी है। एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो लोगों में बहुत कॉमन हो रहा है कि जी हम देखें अंडे कितने हैं। इट इज़ एन इनडायरेक्ट एविडेंस। कई दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी ओवरीज होती हैं लेकिन AMH लो होता है, इसलिए कि ये सिर्फ ओवरी की सेंसिटिवनेस बताता है कि सेंसिटिव कितनी है, अंडा कैसे रिलीज अच्छा, बच्चा पैदा करने से पहले, प्लान करने से पहले अपना AMH टेस्ट जरूर कराएं, अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड में स्टोर एग्स का आपको पता चलेगा कि कितना है। ठीक है, ठीक है, कितना है, उस पे प्लान करें बच्ची का सारा कुछ। ठीक है। अब देखो बेटे, ये लोग, एक बच्ची का रिमार्क आया, मे बी वो बहुत कैरियर ओरिएंटेड थी, तो उसने कहा कि आंटी ये तो कोई बात नहीं है कि मैं अपना कैरियर छोड़ दूं क्योंकि मेरी ओवरीज इंतजार नहीं करेंगी, मैं तो ऐसे नहीं करूंगी। तो बेटे दिस इज योर चॉइस कि फिर आप इनफर्टिलिटी सेंटर्स के चक्कर लगाती रहोगी, फिर बच्चा होगा नहीं, होगा तो एबनॉर्मल होने के चांसेस होंगे, अबॉर्शंस के चांसेस होंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स। ये आपने बात इधर की है कि 35 to 40 की जो विंडो होती है, क्रूशियल विंडो है। पहले तो AMH आपने बताया किस तरह आपने चेक करना है अपने ओवरीज के अंदर जितने भी एग्स हैं, कितनी उनकी क्वालिटी है और कितने वो हैं, काउंट क्या है। मगर एबनॉर्मेलिटीज़ मैंने ये भी सुना है, यू कैन करेक्ट मी, कि 35 to 40 की जो विंडो में जो खातून जो हैं वो बच्चा पैदा करती हैं तो अक्सर एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। इज इट लाइक दैट? एबनॉर्मेलिटीज का चांस बढ़ जाता है, लेकिन अब इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि हम चेक कर सकते हैं। आपका जो नॉर्मल प्रेग्नेंट हुई है औरत, उसमें हम कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कर सकते हैं, उसको टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। वो काफ़ी सारे डिजीज प्रोसेसेस, कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर है कि एक फीटस से भी पता लग जाता है? फीटस नहीं, हम प्लेसेंटा से टुकड़ा लेते हैं, फीटस का टुकड़ा नहीं ले सकते। ऑब्वियसली कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, हम एक आमल होती है, वो यूट्रस में लगी हुई है, बच्चे को खाना दे रही है। ठीक है। उस आमल में से हम 8 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी है, 8 वीक्स यानी अभी 2 माह का हमल है, और हम उसमें से, वो ऐसे होता है जैसे मलाई नरम होती है ना, प्लेसेंटा ऐसे रुई की तरह होता है। ठीक है। तो हम उसमें नीडल को थोड़ा सा यूं डालते हैं और सक करते हैं तो हमें प्लेसेंटा का टुकड़ा मिल जाता है। ओके। वो हम कोरियोनिक विलस सैंपल, वो हील हो जाता है बड़ी जल्दी। बच्चे को तो हम नहीं छेड़ सकते, उस हिस्से को नहीं छेड़ सकते। तो हम प्लेसेंटल टिश्यू, वो रिप्रेजेंट करता है सेम जेनेटिक मेकअप जो कि बच्चे का है, तो हम वो टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। और अगर उसमें कोई ग्रॉस एबनॉर्मेलिटी हो तो वो फिर पहले तो हम जेनेटिक, अगर बहुत से अबॉर्शंस हो रहे हैं तो हम जाहिर है उनका सारा मेकअप देखते हैं, उनके क्रोमोसोम्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं कि कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें देखते हैं। लेकिन अगर ये अब एडवांस प्रेगनेंसी हो गई है, फिर हम उससे पहले हम पानी ले सकते हैं। यूट्रस के अंदर जो बच्चे के गिर्द पानी होता है उसमें से भी एमनियोटिक वाटर, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो थोड़ा सा ले, एमनियोसेंटीसिस उसको कहते हैं, लेकिन वो इतना कंक्लूसिव नहीं होता जितना कि कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग जो प्लेसेंटा का टुकड़ा लेके हम भेजते हैं। फिर उसके आगे अगर और डिले हो गया, क्योंकि 11 हफ्ते के बाद फिर प्लेसेंटा इतना सख्त हो जाता है कि वो फिर हम बायोप्सी लेनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है। तो 11 वीक्स के बाद फिर और टेस्ट होते हैं जो हम कर सकते हैं। मदर के ब्लड से भी कुछ चीजें, हम मदर के ब्लड से हम बेबी का सेक्स पता कर सकते हैं, हम उसमें कंजेनिटल डिसऑर्डर्स पता कर सकते हैं। मदर के ब्लड से, ये से मैं बात करना चाहूंगी आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और हमारे यहाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जेंडर का पता होना जरूरी है। तो व्यूअर्स, आप लोग हमारे साथ रहे, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज आप बात कर रहे हैं, बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम किस एज तक जो ख़वातीन है हमारी वो बच्चे पैदा कर सकती हैं, और उससे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जेंडर का हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर खातून जो हैं वो 4 महीने वेट करती हैं, उसके बाद जो है डॉक्टर्स उनके एक्सप्रेशन के साथ बताते हैं कि अभी तो नज़र ही नहीं आ रहा, और अगर आएगा भी तो पहला बच्चा पूछेंगे, अगर बेटी हो तो नहीं बताएंगे, और अगर बेटा हो तो कहेंगे मुबारकबाद। तो मैं डॉक्टर समीना हक का रुख करूँगी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ब्लड सैंपल से जेंडर जो है वो पता लग सकता है, कैसे पता लग सकता है? पहले तो मैं तुम्हारी दूसरी बात का जवाब देती हूँ। मेरा जो हॉस्पिटल है या क्लिनिक है उसमें इट्स द अदर वे राउंड। हमारी आपाएं जो वो चेंज कराती हैं कपड़ों को और सारा, हम पूरे अमले
को इंस्ट्रक्शंस हैं कि बेटी पैदा हो तो बावाज़े बुलंद जाके मुबारकें देनी है। अच्छा, हाँ, क्योंकि दीन का ये, हमारा दीन ये कहता है। बिल्कुल। इतनी मुबारकबादें उनको देती हैं कि जी बहुत मुबारक हो। और बेटा जिन कमरों में पैदाइश हुई होती है उनको जाए कहते हैं चलो कोई गल नहीं, फिर की होया, बेटी भी अल्लाह देगा। अच्छा, क्या आपने वैसे मैसेज क्रिएट किया है जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बिकॉज दीन हमारा ये कहता है कि क़यामत वाले दिन बेटी हाथ पकड़ के, बशर्ते कि वो शख्स नेक हो, हर दरवाज़ा पुकारेगा कि आओ मेरे से जन्नत में चले जाओ। बेटों वालों को तो रोक लिया जाएगा कि हिसाब दो, कितना तुमने गुरूर किया कि मेरे पास बेटा है। स्टॉप। तो बेटा तो जन्नत से दूर करेगा। हमें यकीन नहीं है ना कि सब कुछ होना है, दीन के ऊपर तो हम चलते ही नहीं है। तो ये बात है, मेरा क्लिनिक इज़ अ डिफरेंट क्लिनिक जहाँ पे बेटी की इतनी मुबारक दी जाती है और बेटे वालों के साथ थोड़ी सी हमदर्दी की जाती है कि सॉरी आपको बेटा हो गया। ठीक है, तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये तो आप बता रही ना, जो इर्द गिर्द के हमारे रिश्तेदार जो है मुबारकें देते हैं पहला बच्चा जो है ना, पहलोटी का बच्चा होना है, उसको तो बेटा ही होना है। अच्छा, दे इवन द हस्बैंड्स, कैन यू इमेजिन, वो कहते हैं कि पहला बेटा हो जाए फिर बेटी हो जाए कोई बात नहीं। मतलब कि ये चीजें हमने भी फेस की हैं, दिस इज व्हाट वी हैव फेस्ड दैट। अच्छा, अब वो फीलिंग नहीं आ रही, बेटी के साथ मेरी अटैचमेंट कैसे होगी, फीलिंग नहीं आ रही, हालांकि बाप की बेटी के साथ सबसे ज्यादा अटैचमेंट होती है। आई एम वेरी क्लोज टू माई डैड एंड माई डॉटर इज वेरी क्लोज टू हर डैड। मगर ये चीजें ना बाद में पता लगती हैं जब आप एक रिलेशनशिप में जाते हो, उससे पहले आप बेटा 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 के नारे लगा रहे होते हो। बेटे, बात यह है कि जब मैं अल्ट्रासाउंड कर रही होती है ना, तो उसकी सास या माँ पास खड़ी होती है बच्ची की। हाँ। अक्सर तो मुझे कहती हैं डॉक्टर साहब कोई खुशखबरी है। हाँ। तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल है जी, अगर बेटी हुई तो मैं फ़ौरन बताऊँगी आपको कि बहुत खुशखबरी की बात होगी। हाँ। तो मेरे नज़दीक तो खुशखबरी यही है। कुरान की आयत का तर्जुमा मैं आपको बता रही हूँ, उसमें लिखा है कि जब इन लोगों को बेटी की खुशखबरी दी जाती है, ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला लिख सकते थे कि जब इनको बेटी की खबर दी जाती है, उसमें लिखा हुआ है जब इनको बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो इनके रंग स्याह हो जाते हैं। ये कुरान की आयत मैं कोट कर रही हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि हम कैसे लोग हैं, उन्होंने कुरान में बताया हुआ है। तो बेटी को खुशखबरी कहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में, बेटे का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। बेटे इम्तिहान, इट्स अ टेस्ट। बेटे और दौलत और हेल्थ, इट्स अ टेस्ट, इट्स नॉट अ ब्लेसिंग। एक शख्स हेल्दी है, बेटे हैं, दौलत है, जितना सख्त उसका इम्तिहान होना है क़यामत वाले दिन। मुफलिस, बीमार, बेटियों वाला, सीधा जन्नत की टिकट। वाह। ठीक है, तो उसने तो हिसाब ही किसी चीज़ का नहीं देना। हाँ। अच्छा, तो हम ब्लड से कैसे रूल आउट कर सकते हैं, ये बताएं। ब्लड के में देखो, जब इरोड करता है ना, खोदता है ना, एम्ब्रियो जाता है यूट्रस में, उसकी दीवार को खोदता है अपनी जड़ें बनाने के लिए। जब वो खोद रहा होता है और उसकी ब्लड सप्लाई, ब्लड की जो वेसल्स होती हैं वो कनेक्शन बना रही होती हैं माँ के यूट्रस में, वेसल्स का कनेक्शन हो रहा होता है ना, उन वेसल्स में एक बैरियर होता है, उसको हम बैरियर कहते हैं, जो प्लेसेंटल बैरियर का नाम होता है उसका। जैसे होता है ना कि बैरियर कैंट में लगा हुआ है, आपको रोक रहे हैं गाड़ियां, कुछ को जाने देते हैं, कुछ को बोटलनेक बन जाता है। सो देयर इज अ बैरियर इन द प्लेसेंटा। आमल में एक प्लेसेंटल बैरियर है, वो कुछ चीज़ों को जाने देता है, कुछ को नहीं। जैसे वो ग्लूकोज को जाने देता है, इंसुलिन को नहीं जाने देता, तो बड़ा सिलेक्टिव है वो इन चीज़ों में। तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़े से सेल्स फीटस के, माँ के ब्लड को वो मिक्स नहीं होने देता, लेकिन वहाँ से भी थोड़े थोड़े सेल्स, जब वो इरोड कर रहा होता है ना, तो थोड़े से सेल एस्केप करते हैं बच्चे के ब्लड से, माँ की सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो वो जो फीटल सेल उसकी माँ के ब्लड में अब सर्कुलेट कर रहे हैं, उनको निकाल लिया जाता है और फिर उनमें से बच्चे का सेक्स और कंजेनिटल डिसऑर्डर्स और वो सारा कुछ मिला। अच्छा, आजकल एक और टेक्नोलॉजी मैंने सुनी है, अब तो खैर काफ़ी पुरानी होगी, कि आप जो जेंडर है वो पहले ही रखवा सकते हो अपनी पसंद का, मेल है या फीमेल है या व्हाटएवर यू वांट। हाँ। तो इज इट लाइक दैट? वो तो सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी से होगा ना। तो जो नॉर्मल IVF या ICSI जो हम करते हैं,
उसमें ये होता है कि अगर आपका फ़र्ज़ करें अगर किसी का ख़र्चा 8-9 लाख का हो रहा है आईवीएफ का, तो उसमें 5 लाख ऐड कर लें फिर ये जेंडर सिलेक्शन के लिए, जेंडर, और उसके बाद फिर मौरूसी बीमारियां भी हम उसमें बाहर के मुल्क भेजते हैं नंबरिंग करके, बायोप्सीज निकाल के, बायोप्सीज को वो देखते हैं, उसके अंदर वो देखते हैं कि बेटा कौन है, बेटी कौन है, किस में मौरूसी बीमारी है, किस में नहीं है, फिर वो हमें रिज़ल्ट भेजते हैं, रिज़ल्ट के मुताबिक फिर हम उनको थॉ करते हैं दोबारा, और जो उनको जेंडर चाहिए होता है, जो नॉर्मल बेबीज़ होते हैं, वो हम प्लेस कर देते हैं। अच्छा, तो उससे भी यू कैन, उससे भी जेंडर सिलेक्शन हो जाती है, और वो हमेशा सही होती है? वो 100%, ऑलमोस्ट 99.9% वो होती है। लेकिन फिर वही बात है कि आईवीएफ इक्सी का सक्सेस रेट ही 30 to 35% है। अगर हर चीज़ सही जा रही है, बच्ची के एग्स भी हेल्दी हैं, यंग हैं, तो तब भी पूरी दुनिया में एक्सीड नहीं करता 45 से ज़्यादा चांस प्रेगनेंसी का। तो इसलिए इसमें ये होता है कि जब हम एम्ब्रियो रखते हैं तो वो थोड़े दिनों में पता चलना शुरू हो जाता है कि आंवल या प्लेसेंटा कहाँ से बनना है और बेबी किस हिस्से में। एक इनर सेल मैस बन जाता है जिसने बेबी बनाना है, और एक बाहर का मैस होता है जिसमें फिर हम लेज़र के साथ एक सेल को काटते हैं उसके ऊपर से। इट्स एन अमेजिंग स्टोरी जो हमारी लैब में हो रहा होता है। हाँ। कि हम लेज़र की शुआ डालते हैं और एक सेल को निकाल लेते हैं। उस सेल को हम एक स्पेशल फ्लूइड में रख के फिर हम भेजते हैं बाहर के मुल्क। उस एम्ब्रियो को हम फ्रीज कर देते हैं उतनी देर तक जब तक रिजल्ट नहीं आता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो आईवीएफ जो लोग कराते हैं वो अक्सर कहते हैं जी आईवीएफ फेल हो गया, या जो एम्ब्रियो था उसका सक्सेसफुल नहीं रहा, या सक्सेस रेट नहीं आया, या अक्सर लोग ये भी शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी लैब्स ही नहीं है जो कि एम्ब्रियो जो है उसको सही तरीके से देख सके, परख सके और रख सके। क्या ऐसा है? बेटे, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो डेकेड चल रहा है इसमें एम्ब्रियोज की एक्सेप्टेंस एंडोमेट्रियम में कम होती चली जा रही है। बाहर के मुल्कों से भी लोग आ रहे हैं अब हमारे सेंटर पे और आके कहते हैं जी हमने 4 बार आईवीएफ कराया, हमें डॉक्टर कह रहे थे कि ये तो 5 डे एम्ब्रियो, इसमें ट्रोफोब्लास्ट बन गया है, सब कुछ बन गया है, एक्सीलेंट एम्ब्रियोज हैं, लेकिन वो चल ही नहीं रहे। हमारे पास भी जिनमें हमें बहुत उम्मीद होती है कि ये तो हर चीज़ नॉर्मल जा रही है और डे 5 एम्ब्रियो है, वो बेहतरीन एम्ब्रियोज होते हैं जो डे 5 तक लैब में सरवाइव करते हैं। और तो वो वाले जो एम्ब्रियोज हैं वो भी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही। देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। बीज अच्छा है, ज़मीन ठीक नहीं है, या क्या हो गया है? ये शायद सर्केडियन रिदम जो मैंने पहले आपको बताया है, जो हार्मोन्स को ट्रिगर करता है सूरज की शुआएं, हम सूरज में जा ही नहीं रहे, वो पूरा सिस्टम ही ठीक नहीं है। आप देखें ना, हर ऑर्गन एक ख़ास वक्त पे जागता है। जैसे लिवर रात 2 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक वो 2 घंटे उसने पूरी डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। लेकिन अगर आप सो रहे हैं तो लिवर को टाइम मिलना है, उसने जागना है, उसने सारा। सो दिस इज कॉल्ड द सर्केडियन रिदम। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सुबह के वक्त कुछ 6 बजे एक्टिवेट होती है, इसीलिए स्टूल पास होता है। फिर उसके बाद आप 8 बजे अगर नाश्ता करते हैं, आपने वो सूरज की शुआएं ले ली हैं, तो बेस्ट टाइम टू टेक फूड इज मॉर्निंग। मॉर्निंग में हैवी मील लें, नाश्ता अच्छा करें, दोपहर को लीन मीट, फ्रूट्स, ये चीज़ें लें, रात को भी थोड़ी सी प्रोटीन और फ्रूट्स और इस किस्म की चीज़ें लें। तो ये बॉडी का सर्केडियन रिदम, क्रोनो न्यूट्रिशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टाइमिंग ऑफ डाइट, टाइप ऑफ डाइट आप क्या ले रहे हैं। हैवी मील आपने सिर्फ मॉर्निंग को लेना है। हमारे डिनर्स रात को हो रहे होते हैं, हम दबा के खा रहे होते हैं लेट। बिल्कुल, हाँ, पूरा साइकिल ही इफेक्ट हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर लड़कियां जो है शादी से पहले एग्स फ्रीज करा लेती हैं, क्यों कराती हैं वो? तुमने कहाँ देखा है एग फ्रीज? मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, मैं सुनती रहती हूँ कुछ चीजें। तो वो तो बहुत महंगा होता है। हाँ। पहले टीके लगाते हैं तो फिर एग फ्रीज कराते हैं। हाँ, क्यों कराते हैं? ये कैसे पता होता है कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती बाद में, या एग्स के थ्रू उन्होंने आईवीएफ करवाना है? एग्स तो तभी फ्रीज कराते हैं जिन्होंने आईवीएफ कराना हो। देखो बेटे, अभी तक उसकी मंगनी नहीं हुई, कोई निकाह नहीं हुआ, कोई बंदा सिलेक्ट ही नहीं हुआ, और उसकी ओवरी है छोटी, हमने देख लिया कि एएमएच डिक्लाइन कर रहा है,
तो ये तो अक्लमंदी की बात है कि करा लिए पहले ही। देखो यूट्रस तो रहेगा वहां पे जिसमें हमने डाल के एग्स तो खत्म हो जाएंगे, तो ये तो बड़ी अक्लमंदी की बात है। आपने बड़ी अच्छी दे दी है ना, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मेरी एक दो फ्रेंड्स ने ये काम किया, दे वर नॉट मैरिड बट दे डिड इट एंड आई वाज लाइक व्हाई डिड यू डू इट, तो कहती है बस ऐसे ही। अब मुझे बताया नहीं क्यों, तब मैंने पूछा मैं आपसे पूछूंगी क्यों किया। देखो डिले हो रहा है, ये आपका साथी नहीं आपको अप्रोप्रिएट मिल रहा, और उसके बाद आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। बाद में जो कहना कि अब क्या करें, तो अच्छा है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपकी ओवरी में बहुत कम एग्स हैं, अगर भरी हुई है अंडों से ओवरीज तो जरूरत नहीं है, तो क्या जरूरत है भाई। आपका AMH भी 4 पे जा रहा है, व्हाई वुड यू फ्रीज योर एग्स। नहीं, हाँ एक फायदा हो सकता है, एक फायदा हो सकता है कि अगर आपने 30 ईयर्स की एज पे अपने अंडे फ्रीज करा लिए, तो वो तो उधर रुक गई ना उनकी हर चीज, उनका डिक्लाइन, उनकी एजिंग नहीं हो रही, वो उसी स्टेज पे फ्रीज हुए हुए, उनका डिक्लाइन नहीं हो रहा, उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी नहीं हो रहे, वो तो उस जगह पे अब फिक्स हो गए ना, वहां से ना वो एज अप हो रहे हैं, ना वो 35 का डिक्लाइन आ रहा है, हाँ वो कभी भी। या अगर आपके पास साथी चुना गया है, आपका निकाह हो गया, रुखसतीन, आप अभी बच्चे नहीं चाहते, लेकिन आपकी ओवरीज में एग्स थोड़े हैं, या मर्द के स्पर्म डिक्लाइन किए और हो सकता है खत्म हो जाए, तो आप एम्ब्रियोज बना के फ्रीज करा लें, आप 10 साल बाद उनको यूट्रस में रखवा लें। टेक्नोलॉजी आ गई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर समीरा हक, इट्स ऑलवेज बीन अ वंडरफुल सेशन विद यू। और आज हमने जो बात की है, बच्चा आप किस उम्र में पैदा कर सकते हैं, तो बच्चे जो उम्र है वो तो कहते हैं ना कि कोई एज नहीं होती, आप जब तक आपको मेनोपॉज आए, मगर तरीकाकार जो हमने बता दिया कि आपने एग्जामिनेशन कैसे कराना है, कौन कौन से टेस्ट कराने हैं बिफोर प्लानिंग अ चाइल्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्यूअर्स, आज का शो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सोशल पेजेस पे जाके आप ये सब सेगमेंट जो है देख भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाजत है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।